Good morning, dear students. In last lecture, we have started with our second chapter, that is biological classification. And in that, we have studied about some primitive type of the classification systems. Then we have ended with 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker and the criteria which were accounted for that particular classification. Now we are looking into different kingdoms of this 5 kingdom classification. So starting with the very first kingdom, that is the kingdom Monera. Okay, and the kingdom is comprises of bacteria only. Okay, so ये जो kingdom है Monera, उसमें सिर्फ आपको बैक्टीरिया ही देखने मिलेंगे. तो ये सिर्फ बैक्टीरिया का kingdom है. Now, what are bacteria actually? So bacteria are the most abundant microorganisms. Okay, ये microorganisms हैं, you can observe them only using the microscope. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. Okay, बहुत कम अमाउंट में भी अगर आपके पास सॉइल जैसा कोई सैंपल है तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं. यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन आई वुड लाइक टू करेक्ट द टर्म. ये हंड्रेड्स नहीं, मिलियंस होते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लिखा है, तो वी हैव टू कंसीडर दैट हंड्रेड्स ऑफ मतलब इट इज जस्ट इन अ मल्टीप्लिकेशन वे. दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे कोई टच भी नहीं कर सकता. इतने हॉट स्प्रिंग्स में, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस वाले हॉट स्प्रिंग में भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं. डेजर्ट्स, जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है, हाई टेम्परेचर है. स्नो, आइस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. डीप ओशंस, ओके, वहां पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. Many of the bacteria are parasites. Okay, so they are dependent for their growth and nutrition on other organisms. Okay, now come to the classification of the bacteria on the basis of their shape. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं on the basis of bacteria they are classified in the 4 categories. Number 1, कोकस. कोकस का मतलब होता है, जनरली कोकस ये सिंगुलर टर्म है, कोकाई. ओके, ये जो टर्म होता है कोकस, इसका मतलब होता है स्फीयर. ओके, स्फीयर, स्फीयर का मतलब ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल. तो यू कैन सी ओवर हियर स्फेरिकल बैक्टीरिया. ओके, तो ऐसे स्मॉल साइज के बैक्टीरिया होते हैं. ये यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं साइज, ओके, यू कैन ऑब्जर्व विथ योर नेकेड आइज. तो ये तो सिर्फ पिक्चराइजेशन करवाने के लिए इतने बड़े दिखाए हैं. अदरवाइज यहाँ पे एक बैक्टीरिया जितना आपको बड़ा दिखाया है, सपोज जहाँ पे ये कर्सर है वो एक बैक्टीरिया है इस पिक्चर में, उतनी साइज की तो इनकी कॉलोनीज होती है, और इस एक एक कॉलोनी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं इतनी साइज में. ओके, सेकंड कैटेगरी इज बैसिलस. बैसिलाई का मतलब होता है रोड. ओके, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर. ये सारे जो नेम है, दीज आर द लैटिन नेम्स. बैसिलाई का मतलब होता है रोड, और उसके ऊपर से नाम दिया गया बैसिलस, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो रोड शेप के हैं. तो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, ये रोड शेप के बैक्टीरिया हैं. ओके, ये स्पून जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्पून जैसा नहीं है, ये इसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी. तो यहाँ पे लेबलिंग किया गया है, दैट इज स्पोर. बैक्टीरिया के अंदर स्पोर दिखाया गया है, इसीलिए ये बैसिलस बैक्टीरिया आपको स्पोर वाले बैसिलस ऐसे करके भी उसका एक वेरिएशन दिखाया है. इट इज नॉट लाइक अ स्पून. ओके, स्पून जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है, अदरवाइज इट इज रोड शेप्ड. थर्ड कैटेगरी ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज विब्रियम. कि विब्रियम जो है, दैट इज कॉल्ड कॉमा शेप्ड. ओके, पंक्चुएशंस में हम जो कॉमा करते हैं उसके जैसा शेप. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विब्रियो. ओके, तो ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं. देन स्पेरिलम. ओके, तो स्पेरिलम जो है दैट इज स्पाइरल. ओके, तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है
स्पाइरिला। ओके, तो स्पाइरिला जो दिखा है उसमें यहाँ पे आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। इट इज कॉल्ड फ्लेजेलम। फ्लेजेला जो है इट इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लेजेला इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑन बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास ही फ्लेजेला होता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम इट इज स्पाइरलम, इट मे बी बैसिलस आल्सो many a times. Okay, so this is the categories of bacteria on the basis of their shape. Now structure of the bacteria. तो अभी जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, यही स्ट्रक्चर आप चैप्टर नंबर 8 में रिवाइज भी करने वाले हैं। ओके, क्योंकि वहां पे सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें आप यही स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू रहेगा। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बैक्टीरियल सेल का, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसके जो हैबिटेट्स हैं, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ये हमने देखा था कल टेबल में। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? तो दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चाहे फिर वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो या केमो ऑटोट्रॉफ हो, राइट, लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। नाउ but majority of the bacteria are heterotrophs. Okay, majority of the bacteria are heterotrophs. They do not synthesize the food but depend on other organisms or on dead organic matter for food. Okay, तो मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, सो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरासाइट or on the dead organic matter saprophytes, okay, for the food. Okay, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं देखेंगे, चैप्टर 8 में हम देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उसका लेबलिंग आपको बता देता हूँ। दिस इज द रोड शेप्ड बैक्टीरिया, कैप्सूल जैसा लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लेजेला रोड शेप मतलब बैसिलस बैक्टीरिया के पास भी होता है, तो यहाँ पे आपको दिखा है टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा है नूडल लाइक स्ट्रक्चर, ये नूडल लाइक स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, इट इज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। ये उसका न्यूक्लियस ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा। मतलब जनरली ऐसा होता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा न्यूक्लियर एनवेलप वाला न्यूक्लियस नहीं है। इट इज ओनली नेकेड डीएनए। ओके, देन यू कैन सी ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रहे हैं, फाइन। तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पेले। ओके, ये बैक्टीरिया के सरफेस अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी हॉरिजॉन्टल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे एक मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, उसमें भी हेल्पफुल रहता है। ओके, then you can observe the ribosome over here. ये ब्लू कलर के जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are the ribosomes. ओके, ये स्मॉल डीएनए स्ट्रक्चर्स कुछ दो आपको दिख रहे हैं, these are the plasmids. फिर ये जो ग्रीन लेयरिंग है ऊपर कैप्सूल किया हुआ, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है। फिर उसके ऊपर जो येलो कलर का कवरिंग है दैट इज सेल वॉल, और उसके ऊपर रेड कलर का जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। तो आप देखिए प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कन्फाइंड बाउंड्री हर एक सेल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर उसके ऊपर एक सेल वॉल भी है, और उसके ऊपर और प्रोटेक्शन करने के लिए कैप्सूल भी है। ओके, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स यू आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पे जो फोकस है दैट इज क्लासिफिकेशन, सो हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। Okay, now classification of the bacteria. So bacteria can be classified in the two broad categories. One is the archaebacteria
एंड सेकंड वन इज द यू बैक्टीरिया। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया, उसमें आप देखिए बैक्टीरिया का मतलब अभी हम पता है आर्की, आर्की का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। ओके, एंशियंट चीजों का जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोला जाता है आर्कियोलॉजी। मतलब एंशियंट, एक्चुअली आर्की का मतलब होता है एंशियंट। तो ये बैक्टीरिया जो है वो कैसे एंशियंट बैक्टीरिया है। ओके, एंशियंट बैक्टीरिया का मतलब बहुत पुराने, बहुत पुराने का मतलब क्या? तो ऑन दिस प्लेनेट जब भी लाइफ इमर्ज हुई होगी, ओके, उस टाइम से ये बैक्टीरिया यहाँ पे हो सकते हैं और उनके बिहेवियर आज भी वैसे ही हैं। ओके, जैसे अभी बोला ना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर फॉर द न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट्स, तो आर्की बैक्टीरिया फाइन। यू कैन क्लासीफाई देम इन नंबर ऑफ द कैटेगरीज, लेकिन यहाँ पे आपको तीन बताए गए हैं, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। ओके, दिस थ्री आर गिवन ओवर हियर। हेलोफाइल्स, ओके, हेलोफाइल्स का मतलब होता है द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट्स, तो ऐसे बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। आपको पता होगा कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में अगर किसी भी सेल को रखेंगे, आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ग्रेप, एक ग्रेप लीजिए और उसको हाई सॉल्ट वाले वाटर में रखिए, ओके, कुछ देर के लिए, और फिर उस पर्टिकुलर ग्रेप का क्या होता है, कंसीडर ग्रेप इज अ बैक्टीरिया, ओके, जो वहां पे होगा वो यहाँ पे होगा। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके ऊपर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको बोला जाता है हेलोफाइल्स, वो और वो वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर उनको लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में लाएंगे तो वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। सेकेंड कैटेगरी दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल्स आर द बैक्टीरिया which can survive in a particular condition which is having dual properties. Number one, थर्मो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, और एसिडो, तो थर्मो हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन, ड्यूअल प्रॉपर्टी, हाई टेम्परेचर अलोंग विद द एसिडिक प्रॉपर्टी। ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करते हैं जो बैक्टीरिया, दोज आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है जहाँ पे एसिडिक एनवायरमेंट भी है विद द हाई टेम्परेचर? तो अभी हमने बोला हॉट स्प्रिंग्स। जनरली हॉट स्प्रिंग्स में जो वाटर होता है उसमें सल्फर रहता है, और हमें पता है सल्फर में से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। ओके, तो ये प्रोवाइड करता है एसिडिक एनवायरमेंट, और टेम्परेचर तो ऑलरेडी हॉट स्प्रिंग बोला ही है तो हाई है ही। तो थर्मो एसिडोफाइल्स आर द बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देन मिथेनोजेंस, मिथेन, मिथेन ये गैस का नाम है हमें पता है। मिथेनोजेंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डंग में भी सरवाइव कर सकते हैं, ओके, काउ डंग, कैटल डंग, ओके, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मिथेन गैस। ऐसे बैक्टीरिया के जो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। तो ये आर्की बैक्टीरिया हैं तीनों, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजेंस। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे थर्मोएसिडोफाइल है वैसे साइक्रोफाइल्स हैं। साइक्रोफाइल्स आर सर्वाइविंग इन द वेरी लो टेम्परेचर्स, ओके, मतलब एकदम आइस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही होते हैं बेजोफाइल्स, जैसे एसिडोफाइल्स हैं वैसे बेजोफाइल्स, मतलब बेसिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। अल्कलीफाइल्स भी जिसको बोला जाता है, ओके, तो अल्कली का मतलब होता है बेस, राइट। और बैरोफाइल्स, बैरोफाइल्स होते हैं विच कैन सर्वाइव अंडर डीप सी वेंट्स, ओके, तो these all are the archibacteria। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना वेराइटी है यहाँ पे। सेकंड इज द यू बैक्टीरिया। ओके, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। ओके, तो वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया, ये एंशियंट थे और ये वेल डेवलप्ड है। तो उसमें दो तरह के बैक्टीरिया है, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो हैं उसको आप अभी भी क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब के जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दूसरा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल को यूटिलाइज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फिर है हेट्रोट्रॉप्स।
हेट्रोट्रॉप्स, तो हेट्रोट्रॉप्स मतलब विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और द डेड मटेरियल। तो उसमें एक होते हैं पैरासिटिक, मतलब विच आर सर्वाइविंग एज अ पैरासाइट ऑन द लिविंग होस्ट, इसको बोला जाता है पैरासाइट। दूसरे होते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर सर्वाइविंग ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर किसी प्लांट के ऊपर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है ऑन अ लिविंग प्लांट, तो इट इज कॉल्ड पैरासाइट ऑन अ लिविंग प्लांट। लेकिन अगर उसी प्लांट का कोई ट्विग है, वो वहां से प्लांट से अलग हो चुका है, जमीन पे गिर चुका है, नाउ इट इज नॉट सर्वाइविंग, इट इज डेड। ओके, उसका डीकम्पोस्टिंग अभी हो रहा है। ओके, डीकम्पोजिंग हो रहा है अभी, और उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ओके, सो लिविंग के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं तो पैरासिटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक पे सर्वाइव कर रहे हैं तो सेप्रोफाइटिक। ओके, ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन आया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, शेप एक्चुअली। फिर यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स, मतलब कहाँ पे वो पाए जाते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले आइए देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्कीबैक्टीरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दे लाइव इन द harshest habitats such as extreme salty areas, तो ऐसे बैक्टीरिया हेलोफाइल्स है। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड मार्शी एरियाज, these are the मिथेनोजेंस। मार्शी एरियाज मतलब डैम एरिया है, ओके, जहाँ पे काउ डंग और ऐसा या मड वगैरह है, राइट, वहां पे ये सर्वाइव करते हैं। these are the मिथेनोजेंस। तो यहाँ पे उनके ओरिजिनल इमेजेस आप देख सकते हैं, हेलोफाइल्स के माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। हेलोफाइल्स, जरूरी नहीं है सभी हेलोफाइल्स ऐसे ही दिखते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी मिले उनको हमने यहाँ पे फोटोग्राफ में एक्सप्लेन किया है। थर्मो एसिडोफाइल्स, यू कैन सी द वेराइटी। ये सारे कॉलोनीज हैं, ये एक एक बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। ओके, ये रेड कलर की कॉलोनी है, मतलब सिंगल कॉलोनी। जैसे एक कॉलोनी का मतलब होता है सोसाइटी, तो ये आप समझ लीजिए बैक्टीरिया की सोसाइटी है। इट इज अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, इसको ग्रो किया गया लैब में, यहाँ पे इतने एरिया में, और ये रियल साइज इमेज है, इतने एरिया में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया होंगे एक इतने एरिया में। ऐसे यहाँ पे ये उससे बड़ा एरिया है, तो इसमें तो बिलियंस तक जा सकते हैं। ओके, फिर ये जो है मिथेनोजेंस। ओके, तो ये कॉलोनी नहीं है, ये सिंगल सिंगल बैक्टीरिया वाला फोटोग्राफ है। ये सिंगल सिंगल बैक्टीरिया वाला फोटोग्राफ, ये सभी सिंगल बैक्टीरिया, लेकिन इस इमेज को एनलार्ज करके दिखाया गया है, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑब्जर्व द बैक्टीरिया थ्रू योर नेकेड आइज। Archaebacteria have a different cell wall structure for their survival in extreme conditions. तो ऑब्वियस है, बाहर एनवायरनमेंट बहुत एक्सट्रीम है, एसिड है, हीट है, बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट है, या तो फिर अल्कलाइन कंडीशन है, उससे बचने के लिए आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो टफ मटेरियल से बनाया जाता है। ओके, मतलब नेचर ने उसको बहुत टफ मटेरियल से बनाया है, सो दैट द आउटर एनवायरनमेंट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट the internal atmosphere of the particularly archaebacteria. Now methanogens, the last line, are present in the guts of the ruminant animals. Okay, ये नीट क्वेश्चन है, ये सभी नाम नीट क्वेश्चन है। हेलोफाइल्स मतलब क्या, थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब क्या होता है, मिथेनोजेंस का मतलब क्या होता है। ओके, दीज आर द नीट क्वेश्चंस। particularly methanogens जो है which are present in the guts of the ruminant animals. Okay, ruminant animals का मतलब होता है कैटल्स में, राइट, तो काउस, बफेलोज एक्सेट्रा, ये रूमिनेंट एनिमल्स है। रूमिनेंट एनिमल का मतलब क्या, जिसमें जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का पूरा पोर्शन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट्स। ओके, उसको बोला जाता है रूमिनेंट। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, दैट इज कॉल्ड बायोगैस। और हमें बायोगैस का इम्पोर्टेंस पता है, तो ये जो बायोगैस है, ओके, विच कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग एंड ऑल, राइट, हमारे घर पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस बायोगैस को हम यूज करते हैं, राइट। फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स इट कैन बी कलेक्टेड। ओके, तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम है
ओके, दैट इज बायोगैस प्लांट, ओके, और उसके थ्रू आप ये बायोगैस कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज फॉर द पर्पस, ओके। नाउ यू बैक्टीरिया, और उसके ब्रैकेट में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि एंशियंट है तो अभी इतने अच्छे से ग्रो, मतलब ग्रो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे से वो बैक्टीरिया के फीचर्स को अपने अंदर अप्लाई नहीं कर पाए, तो दैट्स व्हाई दे आर द एंशियंट बैक्टीरिया। बट दीज आर द यू बैक्टीरिया, जिसका मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, विच इज हैविंग द एक्चुअल ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया, ओके। तो ये जो यू बैक्टीरिया है, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, उनके पास एक सेल वॉल है, राइट, और सेल वॉल बनी हुई है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्लाइड पे टाइप करके बताया था, दैट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड्स, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन इज द मेजर कंपोनेंट, ओके। तो रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजेलम इज देयर, ओके, फ्लैजेला उनके पास होती है, सभी के पास नहीं, लेकिन लिखा है ब्रैकेट में इफ मोटाइल। तो दो तरह के हो सकते हैं बैक्टीरिया इस हिसाब से, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब है जिसके पास मोटिलिटी है, मोटिलिटी का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सकता है, ऐसा बैक्टीरिया। तो अपनी टेल को यूज करके वो मूवमेंट करते हैं, तो जिसके पास फ्लैजेला होगा वो मूवमेंट कर पाएगा, जिसके पास फ्लैजेला नहीं है दे कैन नॉट मूव, ओके, स्विम नहीं कर सकते लिक्विड एनवायरमेंट में, यू कैन से। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। अब ये आई होप कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है ऑटोट्रॉप मतलब क्या और हेट्रोट्रॉप मतलब क्या, ओके। सो दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। यहाँ पे आप जो इमेजेस देख रहे हैं, ओके, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ओके, ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बैक्टीरिया है, ओके, ये भी बैक्टीरिया दो तरह के, ये आपको दिखाए कोकाई शेप के बैक्टीरिया, ये रोड शेप के बैक्टीरिया। ये सेंटर वाला जो इमेज है ना, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी ऑफ द बैक्टीरिया। आप फ्लोरोसेंट कलर के लेबल किए हुए बैक्टीरिया देख सकते हैं, रोड शेप के, देखिए ग्रीन और ब्लू रोड शेप के दो बैक्टीरिया है, फिर कोकाई शेप के डार्क ब्लू कलर के बैक्टीरिया है, और वह ऐसे ही कोकाई शेप के ग्रीन कलर के बैक्टीरिया भी आपको दिख रहे हैं। दीज आर द फ्लोरोसेंट इमेजिंग ऑफ द बैक्टीरिया, यू कैन से, ओके, स्टेनिंग करके आप इसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज द रियल इमेज, रियल फोटोग्राफ, फाइन। तो बायोलॉजी में यही इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्टिव होना चाहिए, जो आप समझ रहे हैं वो अगर आपको दिखता भी रहे तो आपके आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत बेनिफिट होता है, फाइन। अब सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में यहाँ पे दिखाया है साइनोबैक्टीरिया, ओके, साइनोबैक्टीरिया, फाइन। ऐसे बैक्टीरिया के जो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो जो ग्रुप है उसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। सो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो यस दे आर हैविंग। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स के पास जो ग्रीन पिगमेंट रहता है, पर्टिकुलरली ज्यादातर लीव्स के पास, वो होता है क्लोरोफिल ए। इसमें दूसरे भी हैं लेकिन द मेजर कंपोनेंट इज द क्लोरोफिल ए। ऐसा सेम क्लोरोफिल ए इन बैक्टीरिया के अंदर भी है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ओके। तो साइनोबैक्टीरिया है, उसका एक दूसरा नाम भी है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आल्गी की जैसी है, मतलब देखने में बहुत छोटे हैं, उनके पास पिगमेंट भी है प्लांट के जैसा, तो वो प्लांट किंगडम के जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बैक्टीरिया को मैच कर रही है, इसीलिए उसको आल्गी या पर्टिकुलरली किसी और प्लांट के टाइप में क्लासिफाई नहीं किया, उसको बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया है। पिगमेंट के अलावा बाकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं दैट इज मैचिंग विद द बैक्टीरियल किंगडम, ओके, मोनेरा, फाइन।
तो उसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन alga साइन। साइन जो कलर होता है, साइन कलर जो होता है, दैट इज ब्लूइश ग्रीन। ओके, और इसी वजह से इनको साइनो बैक्टीरिया ऐसा कहा गया है। और उसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन algae। ये ब्लू ग्रीन algae को कभी कभी शॉर्ट में एमसीक्यू पेपर्स में लिखते हैं BGA। गलत है लेकिन फिर भी लिखते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, BGA का इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं। बट आई हैव चेक सम ऑफ द नीट पेपर जिसके अंदर वहां पे BGA लिखा है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, BGA का मतलब दैट इज ब्लू ग्रीन algae। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल algae। यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन algae है या तो जो साइनोबैक्टीरिया है, ओके, वो यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमें पता है कि मोनेरा किंगडम में जो भी है सभी सेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। अगर वो कॉलोनी नहीं बनाते हैं तो फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक साथ थ्रेड के जैसा। मराइन एनवायरमेंट में रहते हैं या तो फिर टेरेस्ट्रियल algae के जैसे रहते हैं। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। अब जनरली क्या होता है, ये जो ब्लू ग्रीन algae है या जो साइनोबैक्टीरिया, ये रहते हैं मेजरली इन द एक्वेटिक कंडीशंस। ओके, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आपको देखने मिलते हैं लेकिन बहुत कम देखने मिलते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। तो होता ये है, अगर इसको बचाए रखना है, सर्वाइव करवा के रखना है, तो उसके सराउंडिंग में जिलेटिन का एक शीट बना के रखते हैं। और जिलेटिन जो है वो वाटर के साथ अच्छे से बाइंड होता है। ओके, वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट भी करता है, राइट। लेकिन बेनिफिट ये होगा यहाँ पे कि उसका जो साइनोबैक्टीरिया का जो इंटरनल एनवायरमेंट है, ओके, उसको डैमेज नहीं होने देगा। ओके, जिलेटिन आप अगर आपको देखना है तो मेडिसिन में जो कैप्सूल्स हम लेते हैं ना, तो ये जो कैप्सूल का कोटिंग रहता है बाहर का, दैट इज जिलेटिन। ओके, तो उसको आप वाटर में डिप करके वापस बाहर निकालिए, इट विल बिकम द स्टिकी मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे भी ये ऐसा स्टिकी मटेरियल बन जाता है ग्लू के जैसे। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ब्लूम्स का मतलब क्या है, ये आपके लिए नया वर्ड है। तो जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, मैंने बोला ये एक्वेटिक कंडीशन में ही ज्यादा सर्वाइव करते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब फ्रेश वाटर बॉडी होगा जिसमें कंटामिनेशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो वहां पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। ओके, तो वहां पे ग्रोथ तो होगी उनकी नॉर्मली जितनी होनी चाहे, लेकिन एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होगी। वाटर बॉडीज का मतलब क्या हो सकता है, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ऑल दिस। तो जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूशन का मतलब आप अननेसेसरी थिंग्स यू आर डंपिंग इनटू द वाटर बॉडीज। ओके, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहते हैं। अब इन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल को ये साइनोबैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, या जो आयंस वगैरह है उसमें, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको भी अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। फाइन, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द pollution in water bodies, they will have their excessive growth, uncontrolled excessive growth उसको आप बोल सकते हैं, और उसको बोला जाता है ब्लूम्स। आप देखिए, कोई एक पॉन्ड ऑब्जर्व करिए, एग्जाम्पल थोड़ा अलग है लेकिन ब्लूम क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक पॉन्ड है आपके नियर अबाउट, वहां पे आप विंटर और समर में ऑब्जर्व करिए तो वाटर ज्यादातर क्लियर दिखता है। फिर मॉनसून सीजन देखिए, मॉनसून के मॉनसून में एक दो बार रेन हो जाने के बाद अगर थोड़ा बहुत गैप है, सपोज अ गैप ऑफ अ वीक, ओके, फॉर द थर्ड रेन, एक दो रेन हो चुके हैं, अब थर्ड रेन के बीच में एक वीक का गैप है, उस गैप में आप पॉन्ड को ऑब्जर्व करिए एवरी डे। क्या होगा, पॉन्ड के ऊपर एक ग्रीन कवरिंग बनता जाता है, दैट इज ऑफ algae। ओके, ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू द रेन बाहर से बहुत सारा पॉल्यूटेड वाटर उस पॉन्ड में आया है, और वो जो पॉल्यूटेड वाटर है इट हैज एक्टेड एज अ न्यूट्रिशन फॉर द algae, और उसकी वजह से algae की ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लूम। ओके, आई होप you have understood the concept. Some of them fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. तो
यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है ना, उसका जो कॉलोनी है या तो फिर उसकी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एटमॉस्फेयर में हमें पता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन में जो गैस है दैट इज नाइट्रोजन। तो उस नाइट्रोजन को ये फिक्स करने का काम करते हैं, मतलब अपने अंदर उसको यूटिलाइज करवाने का काम करते हैं। और ये जो स्पेशल काइंड ऑफ द सेल्स हैं, दीज आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। ओके, तो यहाँ भी आपके लिए नीट क्वेश्चंस रेडी हैं। जिलेटिनस शीट कौन सा कवरिंग रहता है, दैट इज जिलेटिनस शीट। ओके, कौन सा फोटोपिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल बी भी एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है हायर प्लांट्स में। कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं। जेंथोफिल, कैरोटीनोइड, ये भी कुछ और पिगमेंट्स है येलो और ऑरेंज कलर के रिस्पेक्टिवली। ओके, लेकिन ब्लू ग्रीन आल्गी में क्लोरोफिल ए होता है। ये नीट क्वेश्चन हो गया। फिर कौन से सेल्स जो है साइनोबैक्टीरिया के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो दैट इज हेट्रोसिस्ट। और ऐसे साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक एंड एनाबियना। यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप इनके करेक्ट इमेज देख सकते हैं, रियल इमेज देख सकते हैं। तो ये है एनाबियना, ये है एनाबियना का सिस्ट आपको दिखाया है। ये नॉस्टॉक है, थ्रेड लाइक। और ये जो दिख रहा है आपको टैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ओसिलेटोरिया। तो यहाँ पे 3 के एग्जांपल आपको दिए गए, एनाबियना, नॉस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया। ओके, you can see the image over here. Fine, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का, चेन अपीयरेंस यू कैन सी ओवर हियर। ये नॉस्टॉक का आपको चेन अपीयरेंस दिखाया है। और इस चेन अपीयरेंस में आप देख सकते हैं क्लियरली, तो ये बाहर जो लाइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का जो कवरिंग दिख रहा है, दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट, जो अभी हमने बोला ना जिलेटिनस शीट पूरा बनाता है। ओके, फाइन। और पूरे चेन अपीयरेंस में कुछ सेल ऐसे होते हैं विच कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। सभी को नाइट्रोजन फिक्सेशन की ड्यूटी नहीं दी गई है, सिर्फ सम ऑफ द सेल्स कैन परफॉर्म। तो वो जो सम ऑफ द सेल है उसको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट, और वो दिखने में भी अलग लग रहे हैं आपको यहाँ पे। ओके, दैट इज अबाउट हेट्रोसिस्ट। फाइन, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ नॉस्टॉक के केस में, मतलब सभी साइनोबैक्टीरिया के लिए ये सही है। कुछ ही सेल हेट्रोसिस्ट बनते हैं, बाकी के सेल हेट्रोसिस्ट नहीं बनते हैं। द रीजन इज, ओके, यहाँ पे आगे भी आप पढ़ने वाले हैं 11th में ही। तो हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसके पास एक स्पेशल काइंड का एंजाइम रहता है। ओके, ये जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसिस्ट में ही पाया जाता है, ओनली इन हेट्रोसिस्ट। बाकी के सेल्स में ये नहीं होता है। ओके, बाकी के सेल क्या काम करते हैं, तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। ओके, वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ओके, तो दिस इज, यू कैन से, हेट्रोसिस्ट। अब ये जो है एंजाइम, वो कौन सा एंजाइम है, फाइन, तो उसके बारे में देखते हैं। हेट्रोसिस्ट में आपको देखने मिलेगा नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम। ये नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम जो है दैट इज प्रेजेंट इन द हेट्रोसिस्ट। ये जो एंजाइम है इट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स, मतलब बाकी के सेल में ये एंजाइम नहीं होता है। ओके, बाकी के जो सेल्स हैं उसमें, जो येलो कलर के सेल्स हैं उसमें ये एंजाइम नहीं होता है। ओके, तो फिर हेट्रोसिस्ट क्यों अलग से बनाए गए हैं? द रीजन इज
नाइट्रोजन रिडक्टेज जो एंजाइम है, समझने का ट्राई करिए, ये नीट के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। नाइट्रोजन रिडक्टेज जो एंजाइम है, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ओके, और ऑक्सीजन के लिए ये सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन will stop functioning of this enzyme। अगर ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर ये नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। इसीलिए नेचर ने यहाँ पे कुछ ऐसे बनाए हैं सेल्स विच आर हेट्रोसिस्ट, जिसमें ऑक्सीजन एंटर होने वाला नहीं है। और अगर ऑक्सीजन एंटर नहीं होगा तो फिर नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता रहने वाला है। ओके, और बाकी के जो सेल्स हैं दे आर गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग, क्योंकि सरवाइव करने के लिए रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये मरता क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन तो इसको लेना ही नहीं है। तो बाकी के जो सेल्स हैं वो सभी काम परफॉर्म करके फूड वगैरह जो है वो हेट्रोसिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन। ओके, फाइन, सो वी आर moving towards our next slide। फाइन, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अभी हमने जो देखा दैट इज photosynthetic autotrophs, and now we are moving towards the chemosynthetic autotrophs. So they oxidize inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia, and use the released energy for their ATP production। तो वहां पे क्या था, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस करते थे और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज करके अपना फूड खुद बनाते थे। मतलब फोटोसिंथेसिस करना है दैट इज ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना है। लेकिन यहाँ पे केमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन वाले सॉल्ट्स यूज करते हैं। आप देखिए, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया। एमोनिया इज ऑल्सो हैविंग नाइट्रोजन। एंड यूज द रिलीज एनर्जी, इनको यूज करके जो रिलीज हो रही है एनर्जी उसमें से ये एटीपी प्रोडक्शन करने वाले हैं। एंड वी नो दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाउ they play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, इनका जो इम्पोर्टेंस है, ओके, वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में है। 10th में आप शायद कुछ साइकिल्स पढ़े हैं। ओके, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, उसमें नाइट्रोजन साइकिल भी आता है, फॉस्फोरस साइकिल भी है, और कुछ एलिमेंट्स लाइक सल्फर, आयरन, सभी का साइक्लिंग होता रहता है नेचर में। ओके, तो ये जो साइकिलिंग जो हो रहा है ना, ओके, उनमें इन सभी केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो है बैक्टीरिया, उनका बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ पे आप एक और रियल इमेज देख रहे हैं बैक्टीरिया का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है। ये इतना बड़ा आपको जो बैक्टीरिया दिख रहा है अभी। ओके, फाइन। जनरल इसका साइज कितना है? 2.4 माइक्रोमीटर, 2.4। नाउ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अभी हमने जो देखा दैट इज अबाउट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दोनों तरह के। नाउ कम टू द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है दे आर मोस्ट एबुंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा आपको यही देखने मिलेंगे। ओके, एंड मेजोरिटी ऑफ दिस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर का मतलब क्या होता है? तो
ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड बॉडीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की या किसी और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद उसका जो ऑर्गेनिक रिमेनिंग पार्ट है पूरा, ओके, उसको डीकम्पोज करवाने में ये बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोस्ट इंपोर्टेंट डीकम्पोजर्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे पहले आप देखिए इम्पैक्ट्स ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ओके, तो ह्यूमन लाइफ में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्या इम्पैक्ट है? सो दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड बनने का जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम मिल्क, बहुत एंशियंट मेथड है सिंस टाइम इममेमोरियल। ओके, तो उसमें भी जो बैक्टीरिया रहते हैं, राइट, दोज आर लैक्टोबैसिलस। यू कैन सी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, ये आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, तो अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो फिर मिल्क में से कर्ड नहीं बन सकता था। ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और एंटीबायोटिक का क्या रोल है, वी नो। ओके, टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन वी आर टेकिंग दिस एंटीबायोटिक्स एज अ मेडिसिन। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। ओके, तो आगे हमने जो देखा नॉस्टॉक वगैरह वो तो है ब्लू ग्रीन algae, लेकिन उसके अलावा भी कुछ यू बैक्टीरिया है, ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ओके, विच कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, एक्सेसिव अमाउंट में चाहिए। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे एक यहाँ पे लेग्यूम प्लांट के बैक्टीरिया का फोटोग्राफ आपको दिया है, दैट इज राइजोबियम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। lactobacillus for curd making, rhizobium for nitrogen fixation in leguminous plants। in the leguminous plants, अब legume आपको पता है चैप्टर 5 में हम पढ़े हैं। ओके, तो लेग्यूम प्लांट के रूट्स में आपको, आप घर पे मेथी की सब्जी लाते होंगे, मेथी की सब्जी जब लाते हैं तो उसके रूट्स आप देखिए, उस रूट्स के ऊपर आपको ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे, स्फेरिकल। तो ये लेग्यूम के जो ट्यूमर्स हैं, नोड्यूल्स हैं, इस नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ये इन सभी लेग्यूम प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेंस which can cause the damage to the human beings। okay, तो pathogens है कुछ बैक्टीरिया which can cause the disease, okay, in the human as well as in the crops। मतलब जो एग्रीकल्चरल प्लांट्स हैं उनको भी डिजीज करते हैं, फार्म एनिमल्स को भी डिजीज करते हैं, और पेट्स को भी डिजीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। कॉलेरा इन द ह्यूमन, कौन सा रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया, यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, विब्रियो कॉलेरी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, विब्रियो कॉलेरी। ओके, तो उससे कॉलेरा होता है। ओके, देन टाइफॉइड होता है, बहुत कॉमन हमें पता है। टाइफॉइड जो है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है। ओके, वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। फाइन, देन टिटेनस। ओके, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी करके एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, इससे होता है। और फिर सिट्रस कैंकर। ओके, ये भी एक डिजीज है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये जो है आपके लिए, तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फीजन से होता है। ओके, डिवीजन जैसा मैकेनिज्म है। जनरली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन, बाइनरी मतलब टू, एक में से दो बैक्टीरिया बनते हैं, वापस वो जो दो बैक्टीरिया वापस डिवाइड करते हैं, दो में से चार, चार में से आठ, एंड सो ऑन। अंडर unfavorable conditions they produce
स्पोर्स। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तब ये बैक्टीरिया फाइन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बैक्टीरिया जनरली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब एक में से दो, जो अभी मैंने आपको बताया। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ओके, जो अभी एक आगे स्लाइड के उसमें आपने देखा था कि स्पून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, लेकिन वो स्पोर था उसके अंदर। ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। ओके, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या, तो वेरी हाई टेम्परेचर, ड्रॉट कंडीशन, ऐसा अगर कुछ है तो फिर बैक्टीरिया स्पोर बना के डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं। ओके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो ये जो स्पोर्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं। ओके, और वापस जो बैक्टीरिया है वो अपने नॉर्मल वेजिटेटिव स्टेट में आता है, जस्ट लाइक सीड जैसा आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते हैं, बट सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन डू। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adapting a primitive type of the DNA transfer from one bacterium to other. मैंने पहले आपको बताया था एक कि टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है बैक्टीरिया में। एक तो नॉर्मल मेथड तो फिजन तो है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया में एक तरह का ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो बैक्टीरिया फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं and one bacteria is transferring its genetic material to the another bacteria which is in the contact. Okay, इस मेथड को बोला जाता है conjugation। इस मेथड को बोला जाता है conjugation। ओके, तो ये जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा जो बोल रहे हैं ना, ओके, इसको बोला जाता है conjugation। फाइन, तो ये मेथड जो है दैट इज conjugation। फाइन, ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन। ओके, एक बैक्टीरिया था, उसमें से बाइनरी फिजन होकर अभी दो बैक्टीरिया बन रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे यही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे भी बाइनरी फिजन हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन का, ये वेजिटेटिव सेल था बैक्टीरिया, अनफेवरेबल कंडीशन में उसने स्पोर बना दिया, और स्पोर के ऊपर ये आप देखिए अल्टीमेटली कोट बना दिया, और ये एंडोस्पोर ऐसे रहेगा। ओके, और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वापस ये जर्मिनेट होके वेजिटेटिव सेल बनने वाला है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस किंगडम बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास। तो माइकोप्लाज्मा जो है उसको भी बैक्टीरिया के किंगडम मतलब मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। सभी कैरेक्टर्स इसके बैक्टीरिया जैसे नहीं है फिर भी, बट सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर मैचिंग विद द बैक्टीरिया। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ इनका कुछ ज्यादा इतना मैचिंग नहीं है, इसीलिए बैक्टीरिया के किंगडम में इसको रखा गया है। सो दे आर द ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल। तो पहला कैरेक्टर तो यहीं पे निकल गया, एक्सेप्शन आप बोल सकते हैं मोनेरा किंगडम का, इनके पास सेल वॉल नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, सबसे छोटी साइज के जो सेल्स हैं लिविंग सेल्स, ओके, जो हमें पता है दैट इज माइकोप्लाज्मा। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो एनॉक्सिक कंडीशन में भी माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, पैथोजेनिक का मतलब दे कैन कॉज डिजीज। ओके, तो ये डिजीज भी करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उसका फ्लोरोसेंट इमेजिंग किया गया है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, ये सारे माइकोप्लाज्मा है। दिस इज द पिक्चराइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिपोप्रोटीन का लेयर है, आउटर बाउंड्री, बाहर सेल वॉल नहीं है। फिर अंदर ये ब्लू कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द डीएनए।
ओके राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, स्मॉल रेड कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द आरएनए मॉलिक्यूल्स, और बाकी जो यहाँ पे दिख रहे हैं दोज आर द मेटाबोलाइट्स। ओके तो दिस इज अबाउट माइकोप्लाज्मा। ओके so dear students, today we have completed with the first kingdom, that is kingdom Protista, sorry, that is kingdom Monera, and now we will move in the second session, upcoming session, to the kingdom Protista. Okay, I hope you understood about kingdom Monera, that is of the bacterial kingdom. Okay, it is one of the important portion with respect to the NEET. I have tried to explain all the aspects of the NEET also from that particular session. Okay, thank you all.